Good afternoon, students. Myself, Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer, Psychology, कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, मानवीय प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य, वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य के बाद विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, विद्यालय रखरखाव अनुदान, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, समुदाय से प्राप्त धन, ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त धन के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय प्रबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संगठन के संचालन में वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना होता है कि उसकी पूर्ति हेतु संसाधनों की कितनी आवश्यकता है, उनकी क्या व्यवस्था है, और यदि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है तो उनको कैसे जुटाया जाएगा। तो धन के उपलब्ध होने पर भी कोई आवश्यक नहीं है कि संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार वित्तीय नियोजन करते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। तो प्रभावी वित्तीय प्रबंधन से ही संसाधनों का महत्तम सदुपयोग किया जा सकता है। किसी भी संगठन की सफलता अथवा असफलता का आकलन हम उनके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्तर से कर सकते हैं। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो कह सकते हैं कि विद्यालय कोई भी हो, उसकी दक्षता, उसकी आय तथा इस आय का विद्यालय विकास में विवेकपूर्ण व्यय पर निर्भर करती है। इस प्रकार से किसी भी विद्यालय के विकास और दक्षता के लिए वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, शैक्षिक नियोजन, एजुकेशनल प्लानिंग को प्रमुख आधार बनाना चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन का विद्यालय स्तर पर अर्थ उस व्यय पर निवेश से है जो शिक्षण संस्थाएं शिक्षा व्यवस्था या प्रबंधन के लिए मानवीय संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों पर करती है। मानवीय संसाधन क्या होते हैं और भौतिक संसाधन क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं। इसे ही विद्यालय बजट भी कहते हैं, जो वार्षिक रूप से संस्था प्रबंधन बनाता है। इसमें व्यय व आय प्रदर्शित किया जाता है। व्यय को आवर्तक व्यय, रिकरिंग एक्सपेंडिचर तथा अनावर्तक व्यय, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर तथा अन्य कर्ज, ब्याज के रूप में दिखाया जाता है तथा आय के अंतर्गत शुल्क, अनुदान, ब्याज, चंदा आदि भी प्रदर्शित किए जाते हैं। अभी अगर हम शुल्क की बात कर रहे हैं तो शुल्क वही जो विद्यालय शिक्षा दान के बदले छात्रों से लेते हैं, और जो शुल्क की राशि होती है वह प्रायः राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों द्वारा निर्धारित की जाती है। परंतु निजी विद्यालय विभिन्न प्रयोजनों के नाम से अतिरिक्त शुल्क भी ले लेते हैं। जो नॉर्मली देखा जाए तो विद्यालयों में जो शिक्षा शुल्क होता है वो प्रयोगशाला शुल्क, परीक्षा शुल्क, मैगजीन शुल्क, खेल शुल्क आदि के नाम से विभिन्न मदों में यह लिया जाता है। परंतु इस आजकल जो है इन दिनों में विकास शुल्क व कंप्यूटर शुल्क जैसे नामों से भी शुल्क लिया जाता है। जैसे अगर महाविद्यालयों के कुछ क्षेत्रों विशेष में सेवा जैसे यातायात, मध्याह्न भोजन सेवा, कौशल मनी जो हैं ये इस सब के अंतर्गत नहीं आता है। सरकारी विद्यालयों में शुल्क जो होता है वो बहुत ही कम लिया जाता है। चंदा और दान की जब बात करें तो निजी विद्यालय अपनी शैक्षिक सामाजिक सेवा के लिए दानदाताओं से भी विद्यालय भवनों के निर्माण, पुस्तकालय, छात्र कल्याणकारी कार्यों के लिए धन प्राप्त करते हैं। जिसे अगर हम
स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक इस प्रकार का जो दान चंदा काफ़ी उदारता से मिलता था, परंतु अब इसकी जो आवृत्ति है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रही है, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो अप्रवासी भारतीय हैं उनका जो इस समय अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके द्वारा जो अप्रवासी भारतीय हैं उनका योगदान इस दिशा में अभी बढ़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय प्रबंधन के कुछ उद्देश्य होते हैं। वित्तीय प्रबंधन द्वारा विद्यालय को वित्त प्राप्त कराने वाले स्रोतों की जानकारी देना, उपलब्ध वित्त का उचित समायोजन के बारे में इससे पता चलता है, और विद्यालय प्रबंधन में वित्त का क्या महत्व है उसके विषय में भी हम जानते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान। अब अगर हम ऐसे कहें कि विद्यालय के विकास के लिए जो अनुदान दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला जो यह मुख्य अनुदान है, प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 5,000 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 7,000 प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस अनुदान का प्रयोग जो विद्यालय कल्याण समिति है या जो विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। अब इसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत के लिए, बच्चों के बैठने के लिए जो फर्नीचर दरी चटाई की ज़रूरत होती है उसको खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, विद्यालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि झाड़ू, कूड़ेदान, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए, विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु जैसे गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु, और प्रधानाध्यापक के कक्ष को सुसज्जित करने के लिए। अब दूसरा है TLM ग्रांट, जिसे कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल अनुदान के नाम से भी जाते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। अब शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान जो है ये विद्यालय के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी सहायता से शिक्षण न केवल अत्यंत सुगम बन जाता है अपितु वे वैज्ञानिक भी हो जाता है। इसकी महत्ता को देखते हुए जो विद्यालय हैं वो वैधानिक प्रारूप में इसके अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये प्रति वर्ष TLM के निर्माण हेतु दिए जाते हैं। और शिक्षक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए नहीं होती बल्कि वरन कक्षा शिक्षण में वो सहायक भी हो, ऐसी लेनी चाहिए। जैसे कि शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए, जिसे अल्प व्ययी कम लागत वाली हो, सभी बच्चे छूकर प्रयोग कर सकें और सीख सकें, उससे नष्ट हो जाने का भय उसमें ना हो, और पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु से वह संबंधित हो। अब तीसरा आता है विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। तो विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन को हम जैसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी विद्यालय अथवा संस्थाएं होती हैं जो आवश्यकता से अधिक संसाधन जुटा लेती हैं। तो अतः मतलब धन की जब भी हमें धन की आवश्यकता मतलब वहाँ पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर अधिशेष संपत्ति का विक्रय करके भी धन का अर्जन किया जा सकता है। और इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि विद्यालय की कृषि योग्य भूमि यदि हो तो कृषि योग्य में खेती करके अर्जित किया गया धन विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो विद्यालय भवन को किसी सामाजिक कार्य हेतु जैसे देखें ना, जैसे आजकल कभी किसी स्कूल्स में शादियों के लिए किराए पर दे दिए जाते हैं, तो उस तरीके में जैसे कि सामाजिक कार्य हेतु किराए पर देने से, या जो संगोष्ठी होती हैं, सामाजिक संगोष्ठियाँ होती हैं, उनके लिए जो दे दिए जाते हैं
उनसे किराए पर देने से जो प्राप्त धन होता है विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन माना जाता है। परंतु विद्यालय भवन को किराए पर देने हेतु जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनसे अनुमति लेना जरूरी माना जाता है। और विद्यालय में वृक्षारोपण द्वारा लगे वृक्ष जब गिर जाते हैं तो उनकी नीलामी से भी विद्यालय को जो धन प्राप्त होता है वह भी विद्यालय संपत्ति से अर्जित धन माना जाता है। यह भी विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन है। जैसा कि अभी मैंने कहा, विशेष परिस्थितियों में विद्यालय को ग्राम पंचायत निधि एवं समुदाय से भी धन प्राप्त होता है। अब विद्यालय रखरखाव अनुदान या अनुरक्षण अनुदान तो शासन स्तर पर विद्यालय में टूटे फूटे जो लघु मरम्मत या रखरखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत 3 कमरे वाले विद्यालयों जैसे बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो संचालित होते हैं के लिए 5,000 प्रति विद्यालय की दर से तथा 3 से अधिक कमरे वाले विद्यालयों के लिए 10,000 प्रति विद्यालय की दर से 2015-16 हेतु प्रस्तावित जो कि है दिया जाता है। इस अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय में निम्न कार्यों के लिए किया जाता है जो कि यहाँ पर हैं। जैसे कि पहला, विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत, जैसे जहाँ कुछ कमी हो उसकी मरम्मत के लिए, वहाँ रंगाई पुताई सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए। विद्यालय के चारों ओर कटीले तार की बाउंड्री, विद्यालय वाटिका का विकास, जैसे कि बाउंड्री होने से कटीले तारों की वहाँ पे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ की जो वाटिका है उसका विकास करने से वहाँ का सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ हम बात करते हैं तो कि प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक जो उनके लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कोष से प्राप्त धनराशि का विद्यालय हित में प्रयोग करते समय उन्हें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन हो, तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं को क्रय किया जाए, क्रय की जाने वाली वस्तु हेतु निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें और क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जिससे कि जो है अच्छी तरीके से हम किसी कार्य को कर पाएँ, ना कि कोई कमी रह जाए। तो इस तरीके से आज हमने वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में हम समय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।